हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से हो। प्यारे मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है, इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल ही नए अंदाज में। तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे मित्रों, उससे पहले हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, यानी ये जो क्लास है ये उन छात्रों के लिए है जो 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। उससे के बाद इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसका अध्याय 1 है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हम दो चीज के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा वस्तु और दूसरा नंबर है हमारा सेवा। ठीक है, वस्तु और सेवा के बारे में हम इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। वस्तु, दुनिया में दो ही चीज बिकता है, एक वस्तु बिकता है और दूसरा सेवा बिकता है। वस्तु का मतलब जैसे हम लोग दुकान पर जाते हैं पढ़ाई के सामग्री लेने, कलम क्या है? वस्तु है। बुक क्या है? वस्तु है। ठीक है, कॉपी क्या है? वस्तु है। तो वस्तु का मतलब तो समझ गए कि वस्तु एक बिकता है दुनिया में, और दूसरा नंबर सेवा। सेवा का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए, तो वो इलाज के बदले फी लेता है और फी के बदले हमको क्या देता है? सेवा देता है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम आप लोग को क्या दे रहे हैं? अभी सेवा दे रहे हैं, पढ़ाई का सेवा दे रहे हैं, लेकिन आप हमको इसके बदले कुछ देते हैं? नहीं देते। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए दर्ज दल, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का मतलब समझते हैं। इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का क्या है? भाग है। यानी इकोनॉमिक्स को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? सामाजिक विज्ञान के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं जिसमें हम वस्तु और सेवा के उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, वस्तु और सेवा, लेकिन इसके हम उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब उत्पादन का मतलब क्या हुआ? उपयोगिता का सृजन करना। उसके बाद वितरण के बारे में पढ़ते हैं। वितरण का मतलब वस्तु और सेवा को हम कैसे अलग अलग भागों में बांटते हैं। तीसरा नंबर उपभोग। उपभोग का मतलब उपयोग, यानी वस्तु और सेवा को हम कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। और 4 नंबर है हमारा विनिमय। विनिमय का मतलब लेन देन, वस्तु और सेवा को कैसे हम लेन देन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा अगला नंबर टॉपिक है दोस्तों अर्थव्यवस्था, और इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था अगर आप समझ लिए तो इसके समझने के बाद आपको 3 अर्थव्यवस्था होते हैं, मिश्रितवादी, समाजवादी और पूंजीवादी। इन तीनों के बारे में आप समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रिया का योग है, या ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। नहीं समझे तो चलिए इसको लोग समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में जितना भी काम होता है ना, अगर उन कामों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो इसी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, जितना भी समाज में काम होता है अगर उन कामों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक और व्यक्ति है जिन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, मतलब जीने का एक आधार है। तो समझ गए इसके बारे में। आगे चलिए अगला नंबर है हमारा समाजवादी। आप लोग को हम बताए हैं कि अर्थव्यवस्था हमारा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर समाजवादी, दूसरा नंबर हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और तीसरा नंबर हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीसरा नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फर्स्ट नंबर क्या है? समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर समाज या फिर सरकार का अधिकार होता है, उसी को हम कहते हैं समाजवादी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के साधन पर पूंजीपति और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, और पूंजीपति में तो जानती है केवल एक निजी व्यक्ति का उत्पादन के साधन पर अधिकार रहेगा, नियंत्रण रहेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था हमारे 3 होते हैं, समाजवादी, मिश्रितवादी और पूंजीवादी। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं समाजवादी के बारे में। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें
उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो उसे हम क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो ये आप लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा अगला नंबर टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था और उसके बाद वाला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इससे पहले आप लोग को हम समझा चुके हैं कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो आप इसके बारे में समझ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार एवं पूंजीपति का नियंत्रण हो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। पूंजीवादी वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण हो उसे हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा अगला नंबर टॉपिक है मित्रों सतत विकास और इसके बाद वाला टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, सतत विकास के बारे में हम लोग सबसे पहला नंबर समझते हैं। सतत विकास का मतलब हुआ कि ऐसा विकास करना जो वर्तमान में भी हो और आने वाला पीढ़ी में भी कायम रहे। तो ऐसे उस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सतत विकास ऐसा विकास होता है जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे, ज़रूरत का मतलब आवश्यकताओं को पूरा करे और तथा इसके साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। सिंपल भाषा में याद रखना है कि ऐसा विकास करना जो वर्तमान में भी हो और आने वाले पीढ़ी में भी उस विकास को कायम रखा जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। अगर हम बात करें सतत विकास के संबंध के बारे में, तो जो सतत विकास का संबंध होता है वो होता है पर्यावरण से। किस चीज से होता है दोस्तों, पर्यावरण से होता है। तो चलिए हम लोग अगला नंबर टॉपिक देते हैं, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, इसको आपको समझना होगा और ध्यान से समझना होगा। इसलिए आप लोग अभी थोड़ा सा मोबाइल को और करीब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये जारी किया जाता है एक संगठन के द्वारा जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इस संगठन के द्वारा ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इसके 3 सूचक है, यानी इस संगठन में 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। वो कौन कौन है? पहला नंबर है हमारा जीवन आशा, यानी स्वास्थ्य के बारे में देखा जाता है कि हमारे जितने भी इस संगठन का जो उद्देश्य, पहला नंबर है जीवन आशा। इसमें देखा जाता है कि लोगों का जीवन आशा क्या है, यानी उनका मृत्यु दर देखा जाता है कि लोग कितना जी रहे हैं। उसके बाद शिक्षा प्राप्ति के बारे में देखा जाता है कि लोग कितने शिक्षित हैं। और तीसरा नंबर है जीवन स्तर के बारे में देखा जाता है कि लोगों को खाने का जो स्तर क्या है, उसके बाद कपड़ा पहनने का जो स्तर क्या है, या फिर गाड़ी कैसा है, या फिर घर कैसा है, इसी के बारे में देखा जाता है। तो आपको मानव विकास रिपोर्ट में याद रखना है, जो मानव विकास रिपोर्ट है वो हर साल किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इसके 3 सूचक है, यानी इसमें 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। जीवन आशा, मतलब लोगों का जीवन आशा देखा जाता है, कितने लोग कितने वर्षों तक लोग जी रहे हैं। दूसरा नंबर शिक्षा के बारे में देखा जाता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और तीसरा नंबर जीवन स्तर के बारे में देखा जाता है कि लोगों का जीवन स्तर क्या है, खाने का उनका स्तर क्या है, पीने का स्तर उनका क्या है, उसके बाद उनका जो घर का स्तर क्या है, या फिर गाड़ी का उनका स्तर क्या है। तो ये हमारा क्या है, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में है। तो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं आप लोग। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लागू किया जाता है और यह जो रिपोर्ट है ये एक व्यक्ति थे, उन्हीं के सलाह पर, उन्हीं के निर्देश पर ये तैयार किया गया था और उनका नाम है महबूबुल हक। ये व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है कि जो मानव विकास रिपोर्ट है ये महबूबुल हक के निर्देश पर तैयार किया गया था। इसमें 3 सूचक देखे जाते हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर के बारे में देखा जाता है। तो ये क्लास इतना ही तक रहेगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, यानी ये जो इकोनॉमिक्स का पहला क्लास था इसका ये पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, ये पार्ट 1 था। इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट करके अच्छे तरीके से समझेंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग जो है कि
आप लोग को समझना है। देखिए, हमारा काम है समझाना और आप लोग का काम क्या है, समझना। तो इसलिए आप लोग घर पर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। कम से कम अभी के टाइम में आप लोग 3 से 4 घंटा अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, ताकि आप बेहतर तरीके से बोर्ड परीक्षा, जो मैट्रिक जो भी हमारे छात्र जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, वो कम से कम अभी फिलहाल में 2 से 3 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे पढ़े रेगुलर, एक दिन भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको रेगुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई में रेगुलर नहीं होते हैं तो आप फिर आपके साथ बहुत सारी परेशानी खड़े हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लगातार अभी मान लीजिए 4 से 5 महीने पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कितना महीना, 4 से 5 महीना, और 6वां महीना हम क्या किए, 1 महीना पढ़ाई छोड़ दिए। तो जो भी हम 4 से 5 महीना में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो हम भूल जाएंगे और हमारा याद करने का क्षमता धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। तो पढ़ाई का मतलब क्या होता है, रेगुलर। आपको रोज पढ़ना है, चाहे आप आधा घंटा पढ़े, चाहे आप 1 घंटा पढ़े, चाहे आप 2 घंटा पढ़े, चाहे आप 10 घंटा पढ़े, लेकिन आपको रोज थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करना है। इससे क्या होगा, आपका एक आदत बना रहेगा पढ़ाई करने का। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।